So, dear friends, after analyzing the type of basic radicals, here I am presenting the scheme of qualitative analysis, which actually allows for the separation of basic radicals. तो बेसिक रेडिकल्स को किस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और सेपरेट किया जाता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम अलग अलग ग्रुप्स में रेडिकल्स को क्लासिफाई करें और उसको सेपरेट करें। मैं हूं सौरभ, आपका इंस्ट्रक्टर। अभी तक हमने ये देखा था कि बेसिक रेडिकल्स में को कई ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे जीरो ग्रुप में है अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम। फर्स्ट ग्रुप में हमने कहा है लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस आयन। इसी प्रकार जो सेकंड ग्रुप है उसमें मर्क्यूरी 2+, मर्क्यूरिक आयन, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम। इधर आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन जो अपने दोनों अवस्थाओं में +3, +5 या +2, +4 में। इसी प्रकार ट्रैवलिंग केटायन आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम है। जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट सब बायोवेलेंट केटायन है, ये चौथे ग्रुप में रखे गए हैं। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बाटा शू कंपनी, ये +2 स्टेट्स में है। और आखिरी में है मैग्नीशियम, 6th ग्रुप में, छठे ग्रुप में। इसमें मैंने कुछ कलर से इंडिकेट किया है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड or the notice of the colors of these species, like mercury salts are grayish white, copper salts are generally blue, ferric salts are reddish brown. However, ferrous salts are pale green. Chromium +3 is green salt. Arsenic, antimony, tin salts are generally whitish. Zinc and manganese is a buff color salt, a very light pink color of the salt is there. Nickel is green, +2 stated. Cobalt 2+ is also a beautiful pink color in the crystalline state. Barium, strontium, calcium, magnesium, they are all brilliantly white. So these are the radicals and their salts. The colors can also give some clue for their identification. लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य अलग है, और हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे इस ग्रुप को बांटेंगे, कैसे हम अलग अलग करेंगे। इसमें हम जीरो ग्रुप को अलग से ही आइडेंटिफाई करते हैं, पहले या बाद में कभी भी, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम, पोटेशियम और सोडियम आयंस ही हैं। तो हमारी एक्चुअल स्टडी चालू होती है फर्स्ट ग्रुप से लेकर छठे ग्रुप तक। चलते हैं शुरू से, फर्स्ट ग्रुप से हम चालू करते हैं। तो पहले ग्रुप के जो हमारे रेडिकल्स हैं है लेड, सिल्वर, मरकरी। देखते हैं उनके साथ क्या होता है। हम हमारी प्रोसेस चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, और ओरिजिनल सॉल्यूशन को या तो हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, और अगर पानी में नहीं हो रहा है तो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं, और यदि डाइल्यूट HCl में नहीं तो कॉन्सेंट्रेट HCl में डिसॉल्व करते हैं, और यदि इसमें भी नहीं होता तो एक्वारिजिया में डिसॉल्व करते हैं। लेकिन अभी मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे सॉल्ट जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, और डिसॉल्व होने के बाद हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। तो डाइल्यूट मिलाने के बाद यदि हम कोई प्रेसिपिटेट देखते हैं तो हम ये इन्फर करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप उपस्थित है, जिसमें है लेड, सिल्वर और मरकरी आयन। एंड फॉर्चुनेटली ऑल दीज आयंस आर गिविंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ वाइट कलर, they are white in color. So this is how the first group is precipitated. You filter this, you remove this, you go for identification of these three cations, lead, silver and mercury. But if you don't get, or even if you get it and you get filtrate, now filtrate would be further subjected. जो precipitate के अलावा जो बच जाएगा clear solution, उसके लिए हम अब अगली स्टेप पर जाएंगे। उसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, we'll warm a bit and we'll add an H2S gas. कई जगहों पर H2S गैस नहीं होती और उसके स्थान पर H2S वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ सेकेंड ग्रुप में हम मान लेंगे कि सेकेंड A और सेकेंड B ग्रुप दोनों ही उपस्थित है। यदि ऐसी अवस्था आती है तो हम जो भी प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं उन प्रेसिपिटेट्स को येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वार्म करके छान लेते हैं। यदि प्रेसिपिटेट घुलते नहीं हैं तो हम ये मानते हैं कि वो सेकंड ग्रुप के प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, और सेकंड ए में जो रेडिकल्स हैं वो मरकरी, लेड, बिस्मथ,
कॉपर, कैडमियम और ये जब भी जितने भी रेडिकल्स हैं ये लगभग ब्लैक कलर के हैं। कॉपर, कैडमियम थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखाई दे सकता है। कैडमियम का कलर येलो माना जाता है। और यदि वो सॉल्युबल हैं तो वो soluble precipitate after further treatment, but with an H2S we are going to have 10 yellow, antimony orange, and the arsenic as a yellow precipitate for second B group. So far here it will be soluble, but when we are again subject to acid, then you will get again these precipitates. So second group radicals can be identified by H2S. H2S के द्वारा उनको identify किया जा सकता है। मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कॉपर तक ब्लैक प्रेसिपिटेट है लगभग। आर्सेनिक, एंटीमनी और आर्सेनिक, टिन और कैडमियम ये येलो प्रेसिपिटेट है और एंटीमनी ऑरेंज है। यदि हमारे पास एक ही रेडिकल है और बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर दिखता है तो वो एंटीमनी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इफ यू गेट येलो देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यू हैव आर्सेनिक एंड टिन एंड कैडमियम। लेकिन यदि आपके पास ऐसा येलो है जो कि येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है तो कैडमियम ही हो सकता है। तो इस प्रकार हमको सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स की जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ हमने छान लिया है, प्रेसिपिटेट्स को सेकेंड ग्रुप के लिए अलग कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि बचे हुए फिल्ट्रेट से हम थर्ड ग्रुप की ओर आगे बढ़ें। तो उस फिल्ट्रेट को हम ट्रीट करेंगे। हमारे पास एक मैकेनिज्म होगा। पहला मैकेनिज्म ये है कि हम H2S को बॉयल करके निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर 2-3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिला के उबालेंगे और ठंडा करेंगे। यहाँ इसका उद्देश्य ये होता है कि यदि फेरस आयन उपस्थित हैं तो नाइट्रिक एसिड की 2-3 बूंदों से उबालने से वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो पेल ग्रीन सॉल्यूशन वुड गो टू अ रेडिश ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ हम इसके बाद में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा मिलाएंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पहले डाइल्यूटेड स्टील में था, बाद में हमने 2-3 बूंद नाइट्रिक एसिड की मिलाई है। इसका मतलब काफ़ी सारा एसिडिक नेचर उपस्थित है, इसलिए अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमको अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा टू मेक इट न्यूट्रल, टू मेक इट स्लाइटली अल्कलाइन। और ये तब पता चलता है जब उसमें से एक परमानेंट अमोनिया की गंध परसिस्ट करती है, तो हमको ये मालूम पड़ जाता है। सो एनीवे, व्हेन यू डू इट एंड इफ यू गेट प्रेसिपिटेट, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप के केवल 3 ही रेडिकल हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम। यदि अकेला एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो हमें जिलेटिनियस वाइट, हवा में बादलों जैसे तैरते हुए सफ़ेद रंग के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यदि आयरन उपस्थित है तो जिलेटिनियस है ये भी थोड़ा, और रेडिश ब्राउन रंग के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और क्रोमियम भी ग्रीनिश कलर के प्रेसिपिटेट हमको मिलते हैं। थर्ड ग्रुप हमारा अलग हो जाता है। अब हम इसके फिल्ट्रेट से आगे बढ़ते हैं और इससे हम अगले ग्रुप की ओर, दैट इज फोर्थ ग्रुप की ओर आगे बढ़े। जब हम फोर्थ ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी अमोनिकल है, काफ़ी सारा अमोनिया है इसमें, फिर भी इसमें थोड़ा और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और H2S गैस को पास करते हैं। या तो H2S गैस मिलाते हैं या H2S सॉल्यूशन से इसको ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ हम H2S गैस या सल्फाइड आयन दे रहे हैं अमोनिकल मीडियम में, कॉमन आयन इफेक्ट मैकेनिज्म के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू जनरेट मोर ऑफ सल्फाइड आयन। तो अब वो रेडिकल्स प्रेसिपिटेट करेगा जिनकी सल्फाइड आयन डिमांड ज़्यादा है। तो अब हमारे पास जो रेडिकल्स प्रेसिपिटेट होने वाले हैं वो है जिंक, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, और ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स के रूप में जनरेट होंगे। तो अगर जिंक प्रेसिपिटेट होता है तो डर्टी वाइट है, मैंगनीज प्रेसिपिटेट होता है बफ है, बहुत हल्का गुलाबी स्किन कलर है, निकल और कोबाल्ट के डार्क ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हमको प्राप्त होते हैं। तो फोर्थ ग्रुप हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास केवल एक अगला विकल्प ही जो बचता है वो है फिल्टरेट से पांचवें ग्रुप की और फिफ्थ ग्रुप की ओर प्रस्थान करें। एंड टू डू इट व्हाट वी डू इज वी रिमूव H2S फर्स्ट बाय बॉइलिंग, and then we add more ammonium chloride, more ammonium hydroxide, and more ammonium carbonate solution. This time the group reagent is ammonium carbonate, and that ammonium carbonate actually produces the precipitates of first group radicals. पांचवें समूह में हैं बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम, और इनके सभी के वाइट प्रेसिपिटेट्स हमको मिलेंगे। इसलिए पांचवा ग्रुप में ये कहना एकदम से देख कर कि या तो कोई एक रेडिकल है या तीनों है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑल ऑफ देम आर वाइट।
एनीवे इन वाइट प्रेसिपिटेट्स के साथ हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे और इनको टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम छठे ग्रुप की ओर भी बढ़ रहे हैं फिल्ट्रेट से, तो अब हमारा जो ड्यूटी है वो कि you add some sodium hydroxide and disodium hydrogen phosphate solution Na2HPO4. This is a very specific test for magnesium, and when you get white precipitates, it suggests that the Kurdi white precipitate suggests the presence of magnesium. So this is all about the process of separating various groups and radicals into their various groups, and this allows us to identify the particular radical that is present in a given mixture. So anyway, to sum up, I would say the group reagent for various groups. For zero group, there is no group reagent, so it is not involved in the scheme. For first group, you add dilute HCl as a group reagent. Corresponding chlorides are generated. You add H2S, but in presence of dilute HCl, that generates corresponding sulfides. तीसरे ग्रुप में हम अमोनिकल मीडियम में एक्सेस ऑफ अमोनिया मिलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स आर जनरेटेड। चौथे ग्रुप में हम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S मतलब H2S अमोनिकल मीडियम में मिलाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड जनरेट होंगे। पांचवें ग्रुप में हम अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन we get the corresponding carbonates of fifth group, barium, strontium and calcium, and in the last we add sodium hydrogen phosphate, so magnesium ammonium phosphate Kurdi white precipitates are produced, and this is the scheme of the qualitative analysis. So I hope you like it, and you always remember this scheme for the references for future identification of the radicals. We'll be studying each group one by one for their particular chemical reactions and identifications. So thank you right now. Thank you very much for watching this video. Thanks again.